Hello everyone, myself Ankita Kumari and welcome back to your favorite YouTube channel Autonomic Classes. So friends, आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं इंग्लिश की बेसिक क्लास, जो कि हम यहाँ पे इंग्लिश की बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश तक सीखने वाले हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामर क्यों पढ़ा जाता है और ग्रामर क्या होता है, इसके क्या यूज़ हुए हैं हमारे लैंग्वेज में, कि हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो हमें ग्रामर सिखाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है, ये पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके अगले स्टेप तक पहुंचेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि हम ग्रामर पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम लोग ग्रामर पढ़ते क्यों हैं। ग्रामर का यूज़ जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग भाषा बोलने के लिए करते हैं या फिर सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए ही करते हैं। जो ग्रामर है हमारा, ये हमारे डेली लाइफ में हमेशा यूज होता है, चाहे हम लोग एक छोटा सा सेंटेंस ही क्यों ना बोले। ओके, क्यों ये जो ग्रामर है हमारा, जैसे कि घर बनाया जाता है तो उससे पहले नींव डाली जाती है किसी भी दीवार के लिए, किसी भी घर बनाने के लिए। तो ये जो ग्रामर है हमारा, ये किसी भी लैंग्वेज का नींव है, एक नींव की तरह से ये काम करता है। हमारे किसी भी लैंग्वेज को सीखने जाते हैं हम लोग तो उसमें हमें सबसे पहले ग्रामर ही सिखाया जाता है। वो इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि ये जो ग्रामर है ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। उसका फर्स्ट स्टेप उसका ग्रामर होता है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग ग्रामर क्यों पढ़ते हैं। ग्रामर एक रूल्स का कलेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए, और ये हमें इजीली किसी भी भाषा को बोलना या लिखना सिखाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, देयर इज अ बॉय। अगर हम लोग ये लिख रहे हैं इंग्लिश में कि देयर इज अ बॉय, तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे हर एक वर्ड के बाद हाँ किसी न किसी ग्रामर का यूज हुआ है। ओके, किसी न किसी ग्रामर नहीं, ग्रामर का ही यूज हुआ है। जो जैसे देखते हैं हम लोग, ये जो देयर है हमारा, ये देयर है हमारा, ये भी एक ग्रामर का ही रूल है, क्योंकि ये जो देयर है ना, ये सबसे पहले एक वर्ड है, और इस वर्ड में जो वर्ड है हमारा ये लेटर से मिलकर बना है, और इसमें वर्ड बनने से पहले ये इसके जो टी है, जो एच है, जो ई है और आर है, फिर ई है, ये वर्ड बनने से पहले हमारे लेटर्स थे। तो मतलब कि जो ग्रामर है हमारा वो इससे जो ग्रामर है हमारा वो किसी भी भाषा को लिखना या बोलना सिखाता है, बिल्कुल सही रूप से सही ढंग से लिखना या बोलना सिखाता है। तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ग्रामर क्यों पढ़ा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्रामर की जो डिफिनेशन होती है वो लिखी, पूरी नहीं लिखी है, बस आपको एक छोटा सा पॉइंट लिखा है कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं ग्रामर। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। सो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ग्रामर कलेक्शन ऑफ रूल्स, मतलब कि जो ग्रामर है हमारा वो रूल्स का कलेक्शन है, एक जो जिसमें बहुत सारे रूल्स होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा ग्रामर का यूज होता है वो ये होता है कि ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी रूल्स को हम मतलब सही सही लिखना, सही सही बोलना और सही सही पढ़ना सीखते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बिना ग्रामर के किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वर्ड होते हैं हमारे, जो लेटर होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो सभी ग्रामर के ही पार्ट होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें ग्रामर में ही सिखाई जाती है। तो जो ग्रामर में सबसे पहले चीज़ हम लोग सीखते हैं लेटर के बारे में। तो जो लेटर होता है वो लेटर सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि लेटर से मिलके ही वर्ड बनते हैं और वर्ड से मिलके ही सेंटेंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं, जो पॉइंट है हमारा वो है लेटर, कि लेटर किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने लिखा है कि लेटर की डिफिनेशन लिखा है। तो जो लेटर होता है हमारा वो किसी भी भाषा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मतलब कि जो सबसे पहला स्टेप जो सीखते हैं हम लोग वो बिल्कुल वही हमारा लेटर होता है। जैसे हम लोग छत पे जाने के लिए सीढ़ी का यूज करते हैं, तो सीढ़ी पे जाने के लिए जो पहली सीढ़ी होती है हमारी, वही हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर है। तो आइए देखते हैं कि लेटर किसे कहते हैं। लेटर मीन्स अक्षर होता है, इसे हिंदी में अक्षर कहते हैं, और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। जो लेटर होता है, हमने बताया ना कि लेटर किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटा स्टेप होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम लोग बायो में पढ़ते हैं अपनी बॉडी के बारे में, तो जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है ना वो हमारी लैंग्वेज हो गई पूरी। और जो हम लोग इसमें इससे भी सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल पढ़ते हैं हम लोग पूरी बॉडी को पढ़ने के पहले। तो जो सेल होता है हमारा वो एक तरह से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर की तरह काम करता है, क्योंकि सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, और यहाँ पे इंग्लिश में हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर से मिलकर वर्ड बनते हैं और वर्ड से मिलकर सेंटेंस, और सेंटेंस से पूरी लैंग्वेज। तो जो लेटर होता है हमारा वो लेटर को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, और ये टोटल 26 होते हैं।
और जो लेटर होता है हमारा वो इसके दो पार्ट होते हैं, पहला वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल को इंग्लिश में हिंदी में स्वर कहते हैं। ये 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, आप देख सकते हैं। और अगला जो हमारा होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के ये पांचों लेटर को छोड़ के जो बाकी लेटर बचते हैं हमारे 21 इंग्लिश में, वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो जो हमारा ए ई आई ओ यू है, इसके बिना हम लोग कोई भी वर्ड नहीं बना सकते, कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। बेसिकली जो वर्ड बनता है हमारा वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलके ही बनता है, क्योंकि वॉवेल और बिना वॉवेल के हम लोग वर्ड नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम लोग लें ए ई आई ओ यू को छोड़कर, मान लीजिए हम ई एफ जी एच लिख रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमारा ई वॉवेल है, फिर भी हम लोग कोई भी वर्ड बिना वॉवेल के नहीं बना सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा वर्ड। हमने ग्रामर क्यों पढ़ते हैं ये सीखा, फिर लेटर किसे कहते हैं ये सीखा, और ये हमारा तीसरा स्टेप है, तीसरा पॉइंट है, ये है कि वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने वर्ड की डिफिनेशन लिखी है। तो जो वर्ड होता है हमारा, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब कि अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जो अपना पूरा अर्थ बताए, यानी पूरा अर्थ प्रकट करे अपना, वो हमेशा क्या होता है, शब्द होता है। और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि दिया गया है कि वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू वर्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा वर्ड होता है, वो हमेशा वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिल के बनता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हम लोग CAT लिखते हैं ना, CAT, जो हमारा CAT होता है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हमारा C है ये कॉन्सोनेंट है, जो A है हमारा वॉवेल है, और T जो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा ये कैट जो वर्ड बन रहा है, कैट क्या है, हमारा वर्ड है। क्योंकि हम लोग इसमें क्या सीखे, वर्ड में सीखे हम लोग कि जो हमारा वर्ड है वो हमेशा लेटर्स का एक ग्रुप होता है, जिसका अपना एक अर्थ होता है। मतलब कि अगर हम लोग ऐसे ही नहीं कि कोई भी वॉवेल और कोई भी कॉन्सोनेंट अगर जोड़ दें तो हमेशा वर्ड हो जाएगा, नहीं, उसका हमेशा एक अपना अर्थ बनना चाहिए, हमेशा एक अपना अर्थ प्रकट करता है वर्ड हमारा, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बॉय, अगर हमने बॉय कहा तो आपके माइंड में तुरंत किसी लड़के का इमेज बनेगा, मतलब लड़के का इमेज बनेगा, आपको साफ समझ में आएगा कि बॉय मीन्स होता है लड़का। अगर वही हम लिख दे रहे हैं EFZ, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ई है ये वॉवेल है, और ये जो एफ हमारा कॉन्सोनेंट है, और ये भी कॉन्सोनेंट है। तो ये भी जो है हमारा वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बना है। लेकिन क्या मैंने जब ये कहा तो आपके माइंड में कोई पिक्चर बनी, कोई बात आई माइंड में कि जो इससे रिलेटेड हो, नहीं, क्योंकि ये जो हमारा EFZ है, ये जो वर्ड है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जो वर्ड होता है हमारा, उसका हमेशा एक अपना मीनिंग होता है। मतलब कि हम वर्ड उसे ही कहेंगे जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बना है और जिसका अपना एक अर्थ है। ओके, तो आइए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं सेंटेंस लिखा है हमने, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि जो वॉवेल है वो भी होंगे, जो कॉन्सोनेंट है वो भी होंगे, और ये जो मिल के टोटल जो बना रहे हैं वो हमारा सेंटेंस बना रहे हैं। ओके, जो सेंटेंस बना रहे हैं, तो इस बात से हमें ये समझ में आया कि जब भी हमारा वर्ड बनेगा, जब भी लेटर्स हमारे वर्ड बनाएंगे, तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, उसका एक अपना पूरा अर्थ होगा जो हमें उस मीनिंग को पढ़ने पे मिलेगा, और कोई ना कोई इमेज हमारे माइंड में बनती है। जैसे हम लोग बॉय कह लें, गर्ल कह लें, डॉक्टर कह लें, एनिमल कह लें, कुछ भी कह लें, तो जो भी वर्ड हम लोग लेंगे उसका कुछ अर्थ होता है, और वो वर्ड तभी कहलाएगा जब उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। Hello everyone, my name is Ankita Kumari and welcome back to our favorite YouTube channel Autonomy Classes. So friends, पिछले वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, और बेसिक चीज़ों में हमने सबसे पहला जो पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने ग्रामर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर दूसरे नंबर पे हमने लेटर पढ़ा था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई थी, और ये भी जाना था कि लेटर क्यों पढ़ते हैं, और इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। और अगला जो हमने पढ़ा था वर्ड पढ़ा था, वर्ड, तो वर्ड को हमने बताया था आपको कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब कि हमने बताया था कि लेटर्स का ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करता है वही हमारा शब्द कहलाता है। और इसमें हमने ये भी बताया था कि ये जो वर्ड होते हैं हमारे वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो है हमारा सेंटेंस के ऊपर, क्योंकि हमने बिल्कुल छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर रखा है वीडियो को, ताकि जो आपको समझने में दिक्कत ना हो और आप बिल्कुल आराम से शांति से आगे तक देखें। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो कि है सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में। तो आज हम सेंटेंस और उसके 2 पार्ट्स के बारे में सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, और जानेंगे कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, और हम लोग ये सेंटेंस को क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेंटेंस होता क्या है,
इसकी हिंदी क्या होती है और हम क्यों पढ़ रहे हैं सेंटेंस, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, ठीक है। तो क्यों पढ़ रहे हैं सेंटेंस, तो सबसे पहली बात कि जो मैं आपसे बात कर रही हूँ या फिर जो डेली लाइफ में आप बात करते हैं, जैसे स्कूल से जाते हैं तुरंत घर तो कहते हैं मम्मी आज लंच में क्या बना है, मम्मी आज खाना क्या बना रही हो, तो मम्मी कहती हैं, मम्मी कुछ जवाब देती हैं आपको कि जैसे आज खाने में पाव भाजी बन रहा है या आज खाने में छोले भटूरे बन रहे हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन है आपका, ये हमेशा आप क्या करते हो, सेंटेंस में ही करते हो। और जो सेंटेंस होता है हमारा वो वर्ड होता है, यानी वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका हमें एक मतलब मिलता है, ठीक है। तो जो ये डेली लाइफ का कन्वर्सेशन है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी सारी सेंटेंस में आती है। फिर आप बताते भी हो, कोई क्वेश्चन करता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या, तो मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं जयपुर जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये जितने भी हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, आपस में बात करते हैं, वो सारी जो होती है हमारी सेंटेंसेस ही होती है। और सेंटेंसेस के थ्रू ही हम एक दूसरे से अपने भाव प्रकट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गई होगी। बिना सेंटेंस के हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, रोता है, बहुत रोता है, या फिर कभी खेलता भी है तो कुछ बोलता है, तो आपको समझ में आता है, कुछ नहीं आता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वो जो बोलता है, जो कहता है, वो उसका मतलब हमें नहीं पता होता है। ना वो वर्ड का यूज करता है, ना वो लेटर का यूज करता है, और ना ही वो सेंटेंस का यूज करता है। ओके, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन सब चीजों का यूज नहीं करते, इसलिए वो रोते रहते हैं। हमें बस लगता है कि जैसे वो भूख लगी है उनको या फिर कोई तकलीफ है तो इसलिए रो रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को सेंटेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। एक ट्रेडिशनल डिफिनेशन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, जो कि है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये जो डिफिनेशन है हमारा, ये ट्रेडिशनल डिफिनेशन है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करते रहिएगा कि क्या क्या डिफिनेशंस दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि इन डिफिनेशंस के थ्रू आपको एक आइडिया मिलता है कि आप लोग और किस किस वे में इसको याद कर सकते हैं। और डिफिनेशन इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग किसी भी चीज को आसानी से समझ पाओ, आसानी से अपने माइंड में रख पाओ। तो इसलिए मैंने आज एक नया डिफिनेशन लिखा है। सो आई होप आप लोग को ये भी इजी लगेगा और समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा अगला डिफिनेशन क्या है, हमने क्या नया डिफिनेशन लिखा है सेंटेंस में, और बाकी चीजें जो मैंने आपको कहा कि सेंटेंसेस क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ाया जाता है, क्या महत्व है इनका और क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नया डिफिनेशन जो कि सेंटेंस का है, देखते हैं कि इसमें क्या नया है। क्योंकि मैंने कहा कि वो ट्रेडिशनल है, बहुत पढ़ते आते हैं बचपन से ही। बचपन से क्या हम लोग को लग रहा है 1-2 से हम लोग शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं नया डिफिनेशन। देखिए हमने इसमें लिखा है, सच अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और हमने ट्रेडिशनल में क्या था कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। बात वही है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये कह रहा है कि वर्ड यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा क्रम जो कि अपना एक पूरा अर्थ प्रकट करे, वो हमेशा सेंटेंस होता है, यानी वाक्य होता है। जो सेंटेंस की हिंदी होती है वो वाक्य होती है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पिछली वीडियो में हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर लेटर को क्रम में रख रहे थे हम लोग तो हम लोग को वर्ड मिल रहा था, ठीक है। जो इसमें हम लोग को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वर्ड को क्रम में रख रहे हैं और हम लोग को सेंटेंस मिल रहा है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सेंटेंस की बात हो रही है वाक्य की, तो उसमें कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, असर्टिव भी हो सकता है। तो ये जो है ना, ये सारे हमारे क्या है, सेंटेंस के भाग हैं, पार्ट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समझते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप स्कूल से आए जल्दी, या मान लीजिए कोचिंग से आए और आपको बहुत तेज भूख लगी, ठीक है। तो आप आते आते घर में मम्मी लोग कहते हैं क्या, हाथ मुंह धो लो, हाथ मुंह धो लो, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। फिर आप लोग कहते हैं मम्मी बहुत भूख लगी है, ये भी एक सेंटेंस है। मम्मी पूछती है क्या खाना खाओगे, ओके, ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है। हम लोग क्लासरूम में अपने सहपाठियों के साथ बात करते हैं, क्लासमेट्स के साथ, तो कहते हैं हेलो निधि, ये भी एक सेंटेंस है। कहाँ थी तुम इतने दिनों तक, कल स्कूल नहीं आई। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो कन्वर्सेशन है हमारे, ये सारे सेंटेंस हैं, ठीक है। ये इसमें तो हमने समझा कि क्या क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे वाक्य हो सकते हैं। और हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो हमारे वाक्य हैं, जितने प्रकार के हम लोग वाक्य बोल रहे थे, इनको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं और ये किस किस रूप में रखे जाते हैं और इनकी डिफिनेशन क्या होती है और इसे कैसे पहचानते हैं कि ये इंटरोगेटिव है या असर्टिव है या डिक्लेरेटिव है। ओके, तो चलिए देखते हैं।
मैंने आप सबको एग्जांपल दिया सेंटेंसेस का, सेंटेंसेस को बोल बोल के बताया कि ऐसे 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 बताया। जैसे ना कि खाने, मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या बन रहा है खाने में, फिर मम्मी ने पूछा क्या खाओगे, फिर आपने बताया मैं ये खाऊंगा, ठीक है। चाहे कन्वर्सेशन कर रहे थे आप लोग क्लास में तो उसमें बातचीत कर रहे थे। तो अब आइए देखते हैं कि सेंटेंसेस को, जो ये कई प्रकार के सेंटेंस जो आ रहे हैं हमारी बातचीत में, इन्हें इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जो सेंटेंस होता है हमारा वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो पहला सेंटेंस होता है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसे डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। और जो दूसरा सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव होता है। तो जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, यानी कि जो सेंटेंस के प्रकार हैं, वो टोटल 5 होते हैं, ठीक है। 5 होते हैं। और जो पहला हमारा होता है वो असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा वो इंटरोगेटिव होता है। तीसरा होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर आप लोग को ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रही हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो पांचवा होता है हमारा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। तो ये जो सेंटेंस है हमारे पांचों, ये जो पहला सेंटेंस है ये तो ठीक है, इंट्रोगेटिव भी ठीक है। जो हमारे कंफ्यूजन, जो हमें कंफ्यूज करते हैं वो सेंटेंस हमारे तो लास्ट वाले होते हैं, ठीक है। तो इन सबको पढ़ेंगे बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, शांति से, और माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके पढ़िए, बिल्कुल शांति से। क्योंकि इंग्लिश बस ऐसा लगता है जैसे बहुत टफ है, हमें नहीं आएगा, हमसे नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो इंग्लिश है हमारा वो एक हिंदी की तरह एक लैंग्वेज है, ओके। तो हिंदी कितना आराम से बोल पाते हैं हम लोग, क्योंकि बचपन से ही सीखते हैं हिंदी के बारे में, बचपन से ही उसके बारे में जानते रहते हैं, वही भाषा यूज करते हैं। इसलिए हमें जो हिंदी वो बिल्कुल ईजी लगती है और इंग्लिश बिल्कुल टफ लगती है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश है हमारा, उसे हमारे सब्जेक्ट में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग को उसके बारे में जानना चाहिए, उस भाषा में बात करनी चाहिए। क्योंकि जो इंग्लिश है हमारा ये एक प्रोफेशनल लैंग्वेज भी है, जिसका यूज ज्यादातर लोग करते हैं हिंदी की तरह ही, तो इसलिए इंग्लिश सिखाया जाता है। तो बिल्कुल शांति से, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़िए, बहुत ईजी है इंग्लिश। और यहाँ पे तो वैसे नहीं हम लोग शुरू कर रहे हैं बिल्कुल शांति शांति से, यानी बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप लोगों को डिफिकल्ट ना लगे, ओके। क्योंकि हमने बताया था पहले वीडियो में, क्योंकि यहाँ से जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी A to Z पढ़ने वाला है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो A पढ़ रहे हैं ना, पहला स्टेप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये हमारा पहला स्टेप है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे, और चलेंगे बिल्कुल एडवांस इंग्लिश तक, ओके। तो आइए समझते हैं अब सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में, ठीक है, यानी काइंड्स के बारे में। पार्ट्स और काइंड में अंतर होता है, किसी वीडियो में समझाएंगे आपको। तो आइए देखते हैं शुरू के जो हमारे दो पार्ट हैं, जो दो काइंड हैं जो हमारे सेंटेंस के, उसके बारे में समझते हैं, जो कि हमारा असर्टिव सेंटेंस। हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसे हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन। इसको भी हमने अपने तरीके से लिखा है, इसका भी एक ट्रेडिशनल डिफिनेशन है जो मिल जाएगा, हर किताब में मिलता है, और बहुत बेसिक से वो पढ़ाया जाता है शुरू से ही हम लोग को, इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया डिफिनेशन को। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ओके। तो ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सेंटेंसेस दैट असर्ट्स और डिक्लेयर्स समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन, ओके। कह रहा है कि ऐसे वाक्य जो हमें कुछ बताए, कुछ इंफॉर्मेशन दे, कोई सूचना दे, वो हमेशा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। और देखिए नीचे दिखाया गया है कि जो असर्टिव सेंटेंस है इसके दो भाग हैं, दो पार्ट्स हैं इसके, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंसेस के उदाहरण क्या होते हैं, कैसे होते हैं असर्टिव सेंटेंस, तो बताएंगे आपको, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया जाए, जिसमें सूचना दिया जाए, क्या, जिसमें इंफॉर्मेशन और सूचना, इंफॉर्मेशन कोई सूचना कहते हैं। तो इस असर्टिव सेंटेंस में कोई ना कोई बात बताई जाती है, कोई ना कोई सूचना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बनारस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वाराणसी, ओके। फिर देखिए जैसे कहा जाए कि माई नेम इज अंकिता, मेरा नाम अंकिता है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा नाम अंकिता है, या फिर मैं बनारस जा रही हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि मैं आपको एक सूचना दे रही हूँ, कुछ बता रही हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि आपने पूछ दिया कि कहाँ जा रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं बनारस जा रही हूँ। तो जो ये मैं बनारस जा रहा हूँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं बनारस जा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमेशा किस में आता है, असर्टिव सेंटेंस में। तो ये जो वर्ड है हमारा, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है ना ये मेन है असर्टिव का। अगर आपको असर्टिव में याद रहा कि नहीं, असर्टिव सेंटेंस में हमेशा सूचना दिया जाता है, तो बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हो, ठीक है। देखिए इसका एक इसको पहचानने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमेशा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कोई ना कोई, और इसके लास्ट में आपको हमेशा ये फुल स्टॉप का चिन्ह मिलता है, फुल स्टॉप होता है इसके लास्ट में हमेशा। और देखिए इसके जो दो पार्ट्स हैं,
जो असर्टिव के जो दो पार्ट्स है वो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब ये अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या चीज़ है? अफर्मेटिव जो होता है इसमें इस अफर्मेटिव में हमेशा साधारण वाक्य बोला जाता है, जैसे इसमें आपको नो नहीं मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा, या फिर इसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? तो मैंने आंसर दिया कि हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये जो हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें आप ये जो हमारा हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये जो है ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और उसमें जो नेगेटिव होता है हमारा, इसमें नो या नॉट होता है। जैसे कि पूछा गया कि क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो इसमें कहा गया हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन इसमें यही बात क्या कहा जाएगा? नहीं मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। क्या तुमने खाना खा लिया? नहीं मैंने नहीं खाया। क्या तुम वहाँ जा रहे हो? नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या तुम पढ़ रहे हो? नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव में हमेशा नहीं या नो नॉट ये सारी चीजें मिलती हैं, और अफर्मेटिव में बिल्कुल सिंपल सेंटेंस मिलता है, उसमें नो या नॉट या फिर व्हाट या मतलब क्या वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, ये हमेशा सिंपल होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में। तो ये जो टॉपिक है हमारा, यानी पॉइंट है जो हमारा, इसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। मतलब कि हमने पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ा और आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो ये हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न सूचक, जिसमें प्रश्न किया जाता है, कोई चीज पूछी जाती है। ठीक है, देखिए इसकी डिफिनेशन क्या कह रहे हैं कि सेंटेंसेस दैट इंटरोगेट्स और आस्क क्वेश्चंस। ओके, इंटरोगेट्स, अभी इंटरोगेट्स क्या होता है? ठीक है, इंटरोगेट्स एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है छानबीन करना। ठीक है, छानबीन करना, किसी चीज को पूछना, किसी चीज के बारे में क्वेश्चन करना। तो ये जो इंटरोगेट्स है या फिर जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये यही कार्य करता है। ठीक है, ये हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, किसी बारे में कुछ छानबीन करेगा, कुछ पूछेगा। जैसे सीआईडी वाले करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे या छानबीन की जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि तुम क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ, ये आंसर दिया गया। तो ये जो आंसर है हमारा किस सेंटेंस में जाएगा? असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन ये जो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि हर जगह क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पी रहे हो, क्या तुम जा रहे हो? तो इसमें हर जगह कोई ना कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, कुछ ना कुछ पूछताछ की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला WH टाइप क्वेश्चंस, ये देखिए WH टाइप क्वेश्चंस, और ये जो दूसरा है हमारा ये यस नो टाइप क्वेश्चन। अभी WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है? जैसे कि क्वेश्चन किया जा रहा था कि तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इसमें बोलते हैं कि या हाँ, तो इससे मतलब हुआ कुछ नहीं, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। जैसे कि तुम क्या खा रहे हो, तो मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो खाने में क्या खा रहे हो, तो फिर आप बताओगे जो खा रहे होगे। ठीक है, मैं रोटी सब्जी खा रहा हूँ, मैं पाव भाजी खा रहा हूँ, मैं चाट खा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये जो WH टाइप क्वेश्चन होता है इसमें आपको यस के साथ और भी चीजें और भी वर्ड्स जोड़ने पड़ते हैं और भी वर्ड बोलने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो क्या आप कहोगे हाँ? क्या आप हाँ कहोगे तो मैं समझ पा रही हूँ? नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ हाँ कहने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं समझ में आता है। यहाँ पे आपको हाँ के साथ साथ और भी वर्ड्स बताने पड़ते हैं, आगे की चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें इजीली बस आप हाँ या ना में आंसर दे सकते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया, या फिर हाँ। तो इससे भी हमको आंसर मिल रहा है। जैसे मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा नाम अजय है, तो तुमने कहा हाँ मेरा नाम अजय है, या फिर कहा सिर्फ हाँ। तो इससे भी बात समझ में आ रही है कि आप ही का नाम अजय है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? सेंटेंस पढ़ा, उसके दो टाइप्स पढ़े, और उसमें भी असर्टिव पढ़ा, और असर्टिव के बाद इंटरोगेटिव पढ़ा, और इंटरोगेटिव में भी 2 पार्ट्स पढ़े। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hello everyone, my name is Ankita Kumari and welcome back to your favorite YouTube channel Autonomic Classes. So पिछली वीडियो में हमने सेंटेंस और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 2 काइंड भी पढ़ लिए थे उसके। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बाकी के 3 काइंड्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला
का जो काइंड है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है आइए उसको देखते हैं, साथ ही उसके डेफिनेशन को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो चीजें आती हैं वो होती है, जैसे कि कह रहा है कि सेंटेंसेस दैट डिनोट्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। कह रहा है कि ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर यानी आदेश, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, एडवाइस यानी कि सुझाव और प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रार्थना किया जाए, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए या किसी प्रकार का सुझाव दिया जाए, तो ये जिस सेंटेंसेस में भी इस प्रकार की काम की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि प्रार्थना किया जा रहा हो या किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा हो या फिर किसी को कोई सुझाव दिया जा रहा हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो, ठीक है, तो इस प्रकार की सारी जो क्रियाएं होती हैं हमारी, वो सब किसमें आती है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आती है। अब देखिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, कैसे होती है ये। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि शट द डोर यानी कि दरवाजा बंद करो, ठीक है। तो अब ये जो मैं कह रही हूँ कि शट द डोर, ठीक है, दरवाजा बंद करो, मैं ये क्या कह रही हूँ? मैं ये ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है, ऑर्डर दे रही हूँ कि दरवाजा बंद कर दो। अब एक चीज आप लोग को इसमें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें यू है ही नहीं, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये क्या है? हिडन है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है कि यू सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा छिपा होता है, ठीक है। जैसे आप देखा ना आपने कि शट द डोर, मैंने कहा कि दरवाजा बंद करो, तो मैं किससे कह रही हूँ? जो सामने होगा, ठीक है, जो करने वाला होगा उसी से कहूंगी कि यू शट द डोर, ठीक है, मतलब कि तुम दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। लेकिन उसके बजाय क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में कि शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। अब देखिए कि रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे रिक्वेस्ट होगा तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि प्लीज गिव मी योर बुक, ठीक है, प्लीज गिव मी योर बुक। तो ये जो प्लीज देख रहे हैं, प्लीज हमेशा कब यूज करते हैं? जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि प्लीज मेरा ये काम कर दो, प्लीज ये दे दो, प्लीज वो ले लो, है ना। तो जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लीज का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में भी ऑर्डर का यूज होता है, ठीक है, प्लीज का ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये ऑर्डर का एग्जाम्पल था और ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब प्रपोजल कैसे दिया जाएगा, ठीक है। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, किसी के सामने किसी की कोई बात रखना, ठीक है, अपनी बात रखना, वो प्रस्ताव होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि लेट अस गो फॉर वॉक, तो ये जो आप लेटस देख रहे हैं ना, लेटस, ये क्या कर रहा है? ये दर्शा रहा है कि हम ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि चलो कहीं घूमने चलें, ठीक है, चलो कहीं टहलने चलें, ठीक है, चलो किताब पढ़ने चलें, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के सेंटेंस जब भी आपको दिखे जिसमें ऑर्डर दिया जाए, ठीक है, रिक्वेस्ट किया जाए या फिर सुझाव दिया जाए या किसी प्रकार की एडवाइस दी जाए, तो देखिए एडवाइस का भी एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। एडवाइस में हमेशा क्या होता है कि जैसे क्या दिया कि ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, ओबे योर पेरेंट्स या ओबे योर एल्डर्स, ठीक है। तो ओबे योर एल्डर्स यानी अपने बड़ों का मान करो या अपने बड़ों का सम्मान करो, ठीक है। तो बड़ों का सम्मान करो ये क्या है? ये एक एडवाइस है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बड़ों का सम्मान करो ये एक एडवाइस है, दरवाजा बंद कर दो ये एक ऑर्डर है, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर बुक, ठीक है, ये क्या है? ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। लेट अस गो फॉर वॉक, लेट अस गो फॉर स्टडी, लेट अस गो स्कूल, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में किस किस प्रकार की चीजें आती हैं और कब हम कहेंगे कि ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला काइंड मतलब कि जो अगला काइंड है हमारा वो है एक्सक्लेमेटरी। तो चलिए एक्सक्लेमेटरी देखते हैं। हमारा नेक्स्ट काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि हमारे हृदय में जो अचानक से भाव उत्पन्न होते हैं, जो हमारे मन में अचानक से, चाहे वो दुख का हो, गुस्सा का हो, ठीक है, गुस्सा का हो, दुख का हो या फिर किसी भी प्रकार की भावना जो अचानक हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, वो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। जैसे देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि सेंटेंसेस दैट डिनोट्स, ऐसे सेंटेंस जो सरप्राइज, एंग्री, सैड, हैप्पी और सडन फीलिंग्स ऑफ हर्ट, कि ऐसे सेंटेंस जो हमारे हृदय के गुस्से को व्यक्त करें, ठीक है, दुख को प्रकट करें या खुशी को प्रकट करें, जो हमारे मन में अचानक से उत्पन्न होती हो, ऐसे भावनाओं को प्रकट करने वाले वर्ड जो होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वो हमेशा क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने किसी लड़की को देखा या
कोई पिक्चर देखिए, तो जैसे हम कहते हैं ना, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, ठीक है, कि वाह कितना प्यारा फूल है, ठीक है, वाह कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर। जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं आप घूमने गए, कुछ बहुत अच्छा दिखा तो कहना वाह कितना अच्छा नजारा है, ठीक है। तो ये जो आप वाह कर रहे हो यानी अचानक से सरप्राइज हो रहे हो, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, तो ये जो वाह होता है वो हमेशा क्या होता है, हृदय में अचानक उत्पन्न हुई भावना होती है, ठीक है। चाहे वो दुख की भी हो सकती है, एंग्री का भी हो सकता है, ठीक है, खुशी का भी हो सकता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह जैसे कि अगर दुख का भी हो सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना अलेस सी इज नो मोर, ठीक है, अलेस सी इज नो मोर, मतलब कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका डेथ हो चुका है। ये जो अलेस आप बोल रहे हो ये क्या है, आप दुख प्रकट कर रहे हो, ठीक है, उसके प्रति दुख प्रकट कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन के प्रति कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक्सक्लेमेटरी में एक बात याद रखिएगा हमेशा, एक्सक्लेमेटरी में हमेशा आपके हृदय में उत्पन्न अचानक भावनाओं की व्यक्ति होती है, हमेशा इसमें अचानक आपके हृदय में अचानक उत्पन्न भावनाएं दिखाई जाती हैं, ठीक है, या फिर प्रकट की जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। फिर चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है ऑपरेटिव सेंटेंस। वो भी इससे कुछ मिलता जुलता ही होता है, क्योंकि उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और इसमें बस थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आइए समझते हैं कि वो क्या डिफरेंस है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारे सेंटेंस का लास्ट काइंड है, यानी कि ये पांचवा है, जो कि है ऑपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जितना मतलब जो एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा एक्सक्लेमेटरी में था वो इसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस जो हमारा ये क्या होता है, इसमें किस तरह की भावनाएं व्यक्त हो रही है, क्या कहा जा रहा है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो देखिए ये ऑपरेटिव सेंटेंस है हमारा, जो कि देखिए सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ ब्लेसिंग्स, प्रेयर और विश टू एनीवन एल्स, मतलब कि कह रहा है कि ऐसे सेंटेंस जो हम जिसमें किसी के लिए प्रार्थनाएं की जाए, ठीक है, किसी को ब्लेसिंग्स दी जाए, दुआएं दी जाए, या श्राप दिया जाए, अभिशाप दिया जाए, ठीक है, या फिर उसके लिए कोई प्रार्थना की जाए, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, ठीक है, ईश्वर आप पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। और इसी तरह से हम कई प्रकार के दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं देते हैं, जैसे हम कहते हैं किसी को विश करते हैं, किसी चीज के लिए बधाई देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी का बर्थडे हो, आपके अगल बगल में आपके फ्रेंड का बर्थडे हो, तो आप क्या कहते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। तो मान लीजिए आप कह रहे हो हैप्पी बर्थडे, ठीक है, तो इसमें भी क्या कर रहे हो, आप विश कर रहे हो। तो ये जो सेंटेंस है आपका, ये किस में आएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम और भी कहते हैं, जैसे कहते हैं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ठीक है। तो इस तरह की जो विशेष हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, ये हम लोग जब दूसरों के लिए करते हैं या किसी के लिए भी करते हैं, तो ये जो जिस सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। आपने देखा जैसे मैं गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे, ईश्वर आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे मतलब कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां हो, ठीक है, इसका मतलब यही होता है मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये भी बर्थडे पर हम लोग विश करते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम लोग एक और वो करते हैं, किसी को कहते हैं शॉर्ट्स में कॉन्ग्रेट्स, मतलब बधाई हो, ठीक है। ये जो कॉन्ग्रेट्स है हमारे, कॉन्ग्रेचुलेशन का होता है, जो कि काफी बड़ी मीनिंग होती है शायद, इसलिए इसको ये शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कॉन्ग्रेट्स। और ये होता है कॉन्ग्रेचुलेशन मीन्स बधाई हो। जैसे आप जैसे मान लीजिए कि हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर हम लोग कोई काम कर रहे थे और हमें उसमें सफलता मिली, सक्सेस मिली, तो लोग हम लोग को क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन, ठीक है, ब्रेवो, ये सब जो चीजें जो सेंटेंस का यूज करते हैं हम लोग उस टाइम किसी को ब्लेस करने के लिए, किसी के लिए प्रेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये जब भी हम लोग प्रेयर करने के लिए, ब्लेस करने के लिए जिस सेंटेंसेस का यूज करते हैं वो हमेशा क्या होती है, ऑपरेटिव सेंटेंस होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो everyone, myself Ankita Kumari and welcome back to your favorite YouTube channel Autonomic Classes. So friends, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े थे, ठीक है, और हमने कहा था कि अब हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स के लिए एक पार्टिकुलर वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्टिकुलर वीडियो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स के ऊपर ही है। तो आइए समझते हैं बिना देर किए हुए कि
सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स को क्या कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है। हमने बताया था कि जब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, या फिर वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए अब सब्जेक्ट के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला है डिटर्मिनर, दूसरा है क्वालिफायर और तीसरा है हेडवर्ड। ठीक है, तो अब ये तीनों क्या चीज है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तीनों भी उतना ही इजी है जितना कि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था। ठीक है, देखिए अब ये जो सब्जेक्ट होता है हम लोग वर्ड में इसे कई तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे जब भी हमारा जो क्या होता है, कभी कभी हम लोग इस तरह के सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, इरिट्स वो पढ़ता है, तो इसमें क्या होता है हमारे ये जो सब्जेक्ट है ये क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, अकेले होता है। ठीक है, इसके साथ सिर्फ एक वर्ब होती है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ कुछ और वर्ड्स जोड़ दिए जाते हैं तभी हमारा प्रेडिकेट पार्ट बनता है। ठीक है, तो देखिए एक तो ऐसे हमारा सब्जेक्ट फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, और एक ऐसे लिखते हैं जैसे माय फादर इज अ फार्मर। ठीक है, माय फादर इज अ फार्मर, एन ओल्ड मैन कॉल्ड मी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो कई टाइप में आ रहा है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो माय फादर हो गया। ठीक है, मेरे पिताजी। यहाँ देख रहे हो एन ओल्ड मैन हो गया। ठीक है, तो जब हमारे सब्जेक्ट हैं जो हमारे, इनके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, आपने जाना पहला डिटर्मिनर, दूसरा क्वालिफायर और तीसरा होता है हेडवर्ड। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। तो आपने साथ ही देखा कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो सेंटेंस में कई तरीके से आ रहा है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे था कि केवल वह था। ठीक है, वह पढ़ता है। ठीक है, अब दूसरे में हमने देखा तो ये हो गया मेरे पिताजी, माय फादर, मेरे पिताजी। तो इसमें भी जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, माय फादर है। और यहाँ देख रहे हो आप एन ओल्ड मैन है, एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बुलाया। ठीक है, एन ओल्ड मैन कॉल्ड मी। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के जो है वो टोटल 3 अवतार देखने को मिले हैं। ठीक है, 3 अवतार का मतलब 3 रूप में आपको देखने को मिला, सब्जेक्ट 3 रूप में मिला। ठीक है, और तीनों का आपको नाम भी पता है। तो चलिए अब डिफाइन करते हैं डिटर्मिनर को, फिर उसके बाद करेंगे क्वालिफायर को और फिर समझेंगे हेडवर्ड को। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने से पहले देखिए, ऐसे मैं बता रही हूँ, ऐसे समझा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको एक पार्टिकुलर डिफिनेशन दूंगी ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनर क्या होता है। डिटर्मिनर हमने आर्टिकल पढ़ा है। ठीक है, आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए, एन और द पढ़ते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। ठीक है, फिर जो डिटर्मिनर होता है ये क्या होता है कि डिटर्मिनर को पढ़ने से पहले हमको जरूरी है क्या पढ़ना, क्वालिफायर। ठीक है, क्योंकि ये जो डिटर्मिनर है ये क्वालिफायर के पहले आता है। ठीक है, तो हम लोग को ये जो क्वालिफायर है ये पढ़ना जरूरी है। देखिए क्वालिफायर क्या होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए उसके पहले किसी और वर्ड का यूज किया जाता है तो वो हमेशा क्वालिफायर कहलाता है। अब देखिए कैसे यूज किया जाएगा, जैसे माई सिस्टर कॉल्ड मी सिस। ठीक है, मेरी बहन मुझे सिस बुलाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि माई सिस्टर किसकी बहन, मेरी बहन। तो यहाँ पे जो करता था हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, सिस्टर था। ठीक है, तो ये जो माई आया है इसके पहले ये किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, और क्वालिफायर हमेशा क्या होता है, क्वालिफायर हमेशा सब्जेक्ट से पहले यूज होता है और वो हमारे जो सब्जेक्ट होता है उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब करने के लिए, आप लोग कह सकते हैं कि डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे इस सेंटेंस में हमारा जो सिस्टर है यानी जो करता है इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इसको डिफाइन करने के लिए माई का यूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो माई है हमारा वो क्या हो गया, वो हो गया क्वालिफायर। ठीक है, माई जो हो गया हमारा वो हो गया क्वालिफायर। ठीक है, अब देखिए उसी तरह इस सेंटेंस में भी था हमारा, इसमें क्या था, ये इसमें था कि देखिए इसमें था माई फादर। ठीक है, मेरे पिताजी। यहाँ पे भी जो माई था वो किसके लिए आया था, फादर के लिए। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के लिए, किसके पिताजी, तो मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। ठीक है, तो पिताजी को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे किया गया है माई का यूज। और जब भी सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए उससे पहले किसी वर्ड का यूज किया जाता है तो वो होता है हमेशा हमारा क्वालिफायर। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वालिफायर समझ में आया। तो चलिए आप देखते हैं कि डिटर्मिनर किसे कहेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्वालिफायर क्या होता है। ठीक है, क्वालिफायर पढ़ा था कि कब हम कहेंगे कि वो क्वालिफायर है और किस स्टेज में जो वर्ड यूज होता है सब्जेक्ट के पहले वो क्वालिफायर होता है। ठीक है, तो अब बारी है डिटर्मिनर की। ठीक है, देखिए डिटर्मिनर क्या होता है,
सबसे पहले आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने बताया था ना कि व्हेन अ वर्ड प्लेस बिफोर सब्जेक्ट टू डिस्क्राइब इट, जब कोई वर्ड सब्जेक्ट से पहले उसे डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है वो हमेशा क्या होता है, क्वालिफायर होता है, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनर क्या होता है। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि हम लोग हिंदी में इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें ए एन और द पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल, तो ये जो आर्टिकल है हमारा वही यहाँ पे डिटरमाइनर होता है, ठीक है, डिटरमिनर होता है। अब देखिए डिटरमिनर कैसे होता है। देखिए कह रहे हैं कि when two words used before subject to describe it then, ठीक है। कह रहे हैं कि जब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, जब कर्ता को डिस्क्राइब करने के लिए उससे पहले दो वर्ड्स का यूज किया जाता है, यानी सब्जेक्ट से पहले दो वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो जो जब दो वर्ड्स का यूज किया जाएगा तो जो पहला वर्ड होगा हमारा, फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड डिटरमिनर एंड सेकंड वर्ड इज कॉल्ड क्वालिफायर, ठीक है। तो इसमें जब यूज होगा, जैसे कि हम लोग कह रहे थे ना कि एन ओल्ड मैन, ठीक है, एन ओल्ड मैन गोज देयर, एक बूढ़ा व्यक्ति वहां जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एन ओल्ड मैन है, आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और इसके पहले दो वर्ड्स का यूज किया गया है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो पहला वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, डिटरमिनर होता है। मतलब कि जो एन है हमारा वो क्या है, डिटरमिनर है, ठीक है। और जो ये ओल्ड है हमारा ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये है क्वालिफायर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब भी सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए उससे पहले दो वर्ड्स का यूज होगा तो पहला वर्ड हमारा डिटरमिनर होगा और दूसरा होगा हमारा क्वालिफायर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए एन ओल्ड मैन कह दिया या फिर सिर्फ माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, ठीक है। तो उस स्टेज में क्या होता है कि ये हमारा क्वालिफायर कहलाता है, ठीक है। जो जब भी सब्जेक्ट से पहले केवल एक वर्ड यूज होगा तो वो क्वालिफायर होगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए अगर दो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं तो पहला हमेशा डिटरमिनर होगा और जो दूसरा होगा हमारा वो क्वालिफायर होगा, ठीक है। इसके अलावा भी थर्ड पार्ट होता है जो इसका, जो हमारे सब्जेक्ट का थर्ड पार्ट होता है वो होता है हेड वर्ड, ठीक है, हेड वर्ड। तो हेड वर्ड क्या होता है, हेड वर्ड सब्जेक्ट को ही हेड वर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे थे ना कि एन ओल्ड मैन, तो जो हम ये मैन को सब्जेक्ट लिखे हैं यही हमारा क्या है, हेड वर्ड है। मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा वही हमेशा हेड वर्ड कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा इसमें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में तीन पार्ट्स थे, पहला था क्वालिफायर, दूसरा था डिटरमिनर और तीसरा था हेड वर्ड। तो जब भी हम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड्स यूज कर रहे थे उसके पहले, तो वो पहला हमारा हो रहा था क्या, डिटरमिनर हो रहा था, दूसरा हो रहा था क्वालिफायर और तीसरा था हमारा क्या, हेड वर्ड। तीसरा हेड वर्ड मतलब कि सब्जेक्ट ही हमारा हेड वर्ड है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। तो आगे देखते हैं हम लोग कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो इस वीडियो में हमारे सब्जेक्ट का तीनों पार्ट पढ़ लिया हमने। तो जो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट बचा है वो हम उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेडिकेट के सारे पार्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और डिफाइन भी करेंगे उसको और समझेंगे कि सारे पार्ट्स का क्या क्या काम है, ठीक है, और कितने भाग में प्रेडिकेट को डिवाइड किया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकिता कुमारी एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि पहले तो हमने सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने उसमें जो सेंटेंस के जो पार्ट्स थे हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उनके पार्ट पढ़े थे, ठीक है। जिसमें से हमारा जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया था और हमारा जो प्रेडिकेट का पार्ट था वो रह गया था। हमने कहा था कि प्रेडिकेट के पार्ट के लिए हम लोग पार्टिकुलर वीडियो लेकर आएंगे। तो आज का ये पार्टिकुलर वीडियो प्रेडिकेट के पार्ट के ऊपर है, जिसमें हम लोग सारे प्रेडिकेट के पार्ट को समझेंगे और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि प्रेडिकेट होता क्या है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए प्रेडिकेट हमेशा वो भाग होता है सेंटेंस का, ऐसा भाग होता है जहां पर, ठीक है, या फिर जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो कर्ता है हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो कहाँ होता है, हमारा प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट का हिंदी अर्थ भी बताया था हमने, विधेय, ठीक है। हिंदी शब्द को भी जानना बहुत जरूरी है इंग्लिश के साथ साथ, इसलिए हम क्या करते हैं कि हर मीनिंग के बाद आपको उसका हिंदी बताते हैं, ठीक है।
तो प्रेडिकेट आप लोग को याद होगा कि प्रेडिकेट क्या होता है, हमने बताया भी कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसमें सब्जेक्ट को कुछ कहा जाता है या सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट में भी हमारे 3 पार्ट थे। तो सब्जेक्ट में भी हमारे 3 पार्ट थे, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पहला क्वालिफायर पढ़े, फिर डिटरमिनर पढ़े थे, और फिर हम लोग एडवर्ब पढ़े थे। ठीक है, तो ये तो है हमारा, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, यानी विधेय के बारे में। तो देखिए, विधेय आपको पता है कि क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। मतलब प्रेडिकेट वही होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग कह रहे थे ना कि सुरेश इज अ गुड सिंगर। ठीक है, अगर मैंने कहा सुरेश इज अ गुड सिंगर, तो देखिए हमने बताया था कि जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो हमेशा, और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो हमेशा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो अब इतना आप लोग को समझ में आ गया। देखिए, ये सुरेश जो है ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बाकी जो बचता है वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो हमने इसके पार्ट्स के बारे में तो पढ़ लिया कि इसमें कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि प्रेडिकेट के यानी कि जो विधेय है हमारा, इसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए इसके भी 3 पार्ट होते हैं। और देखिए ये नीचे नोट में कुछ करके लिखा गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट की तरह ही प्रेडिकेट के अंतर्गत भी एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि सब्जेक्ट के नीचे यानी सब्जेक्ट में हमारे 3 वर्ड हो रहे थे, एक या एक से अधिक हो रहे थे। ठीक है, वैसे ही कह रहे हैं कि प्रेडिकेट के अंतर्गत यानी कि प्रेडिकेट के अंतर्गत उसके नीचे भी, उसमें भी हमारे एक या एक से अधिक वर्ड हो सकते हैं ना, मोर देन 1 वर्ड। ठीक है, एक वर्ड से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक वर्ड से अधिक कौन कौन से वर्ड है इसमें। देखिए इसमें 3 वर्ड है। ठीक है, पहला है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो हिंदी होती है वो होती है प्रत्यक्ष कर्म या प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट की हिंदी होती है अप्रत्यक्ष, और कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। देखिए कॉम्प्लीमेंट, पूरक, आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि पूरक का मतलब क्या होता है। पूरक मीन्स पूरा करने वाला। ठीक है, जो सेंटेंस को कंप्लीट कर दे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग 3rd नंबर पे। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है या फिर वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कब हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो प्रेडिकेट में पार्ट दिए गए हैं वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जब प्रेडिकेट में वर्ब के साथ अन्य शब्द भी प्रयुक्त हो तो वे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब प्रेडिकेट में वर्ब के साथ अन्य शब्द भी प्रयुक्त हो। ठीक है, देखिए जैसे कि प्रेडिकेट पार्ट में कभी कभी एक वर्ड भी होता है, जैसे सी रीड्स। ठीक है, ही गोज। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे वर्ब के साथ कुछ भी यूज नहीं है, यानी कि प्रेडिकेट पार्ट में है जो हमारा सिर्फ वो वर्ब दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब प्रेडिकेट में वर्ब के साथ अन्य शब्द भी जुड़े होंगे या अन्य शब्द का भी यूज हुआ होगा, तभी वे हमारे वो जो शब्द यूज हुए होंगे वो क्या होंगे, हमारे डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको समझ में आया होगा कि कब कब जैसे कि देखिए कहा जा रहा है ना कि सी रीड्स, वो पढ़ती है। ठीक है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वर्ब के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ यहाँ पे आपको वर्ब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस जो सेंटेंस है, ठीक है, इस प्रेडिकेट पार्ट में प्रेडिकेट का कोई भी पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, 3 ही होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए कि अब डायरेक्ट कैसे पता करें कि डायरेक्ट क्या होता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, वो एक पत्र लिखती है। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में वर्ब के साथ व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो जो हमें आंसर मिलता है वही क्या होता है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कीजिएगा कि जब भी वर्ब के साथ, वर्ब मतलब जो क्रिया हो रही होगी उसके साथ व्हाट मीन्स क्या का क्वेश्चन करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि सी राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है। अब मैं कहूँ कि वो क्या लिखती है। ठीक है, वो क्या लिखती है,
तो क्या आंसर आएगा, अ लेटर। वो क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है, ठीक है। तो और क्या बताया गया कि जब भी क्रिया में व्हाट का क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर मिलेगा वही हमेशा क्या होता है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए और एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे मैंने कहा कि आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं भोजन खा रही हूँ, ठीक है। मैं भोजन खा रही हूँ या मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं भोजन खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तो अब मैं पूछूं कि मैं क्या खा रही हूँ, ठीक है। वर्ब के साथ व्हाट का क्वेश्चन करूं कि मैं क्या खा रही हूँ, तो आंसर क्या मिलेगा, खाना। मतलब कि जो खाना है आपका क्या है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है प्रत्यक्ष कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, कर्म मीन्स क्या होता है, कर्म समझ में आ रहा है आपको क्या होता है, कर्म होता है जो जो सेंटेंस में जो काम होता है, जो काम डन होता है वही होता है हमेशा कर्म, ठीक है। कोई कार्य होता है, हो रहा होता है, ठीक है, जैसे खेलना कूदना नाचना गाना, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। लेकिन जिस काम को किया जाता है वही कर्म होता है। देखिए अब इसमें आई एम ईटिंग फूड, मैं क्या खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, खाना खा रही हूँ, ये खाना आंसर मिला मेरे को। तो जब भी व्हाट का क्वेश्चन करता है वर्ब के साथ तो आंसर मिलता है, तो हमारा हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ क्वेश्चन करोगे व्हाट, अगर आपको उसका आंसर मिलता है डायरेक्ट, तो वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। देखिए इसी तरह सब समझेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन करते होंगे, ठीक है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी तरह ही। इसमें बहुत बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, आपको बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखना होता है, वो भी ये कि आपको वर्ब के साथ व्हाट का क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। फिर जो आंसर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे समझेंगे। सेंटेंस में टू होम एंड फॉर होम का क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फॉर टू होम एंड फॉर होम, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा कि ही गेव अ चॉकलेट टू मी, उसने मुझे एक चॉकलेट दिया, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट में क्या पढ़ा था कि जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं वर्ब के साथ कि क्या, ठीक है, क्या का क्वेश्चन करते हैं, व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर मिलता है वो हमारा होता था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग को क्या आंसर मिल रहा है, ही गेव अ चॉकलेट टू मी, उसने मुझे एक चॉकलेट दिया, ठीक है। ही गेव अ चॉकलेट टू मी, ठीक है, उसने मुझे एक चॉकलेट दिया। तो मैं अब क्वेश्चन करूं कि व्हाट, क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर मिल रहा है, चॉकलेट, उसने मुझे चॉकलेट दिया, ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे टू मी लगा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उसने मुझे चॉकलेट दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कहा गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, कहा गया है कि टू होम का क्वेश्चन कीजिए या फिर फॉर होम का क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। टू होम किसको दिया गया, ठीक है, इसमें क्वेश्चन करेंगे किसको दिया गया और किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्वेश्चन कर रही हूँ कि ही गेव अ चॉकलेट टू मी, तो फॉर होम किसके लिए, ठीक है, या फिर किसे। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि ही चॉकलेट किसे दिया गया, ठीक है, या फिर किसे दिया गया, ठीक है, तो क्या आंसर मिलेगा, टू मी, मतलब कि मुझे दिया गया, टू मी मुझे दिया गया, मतलब कि ये जो टू मी है हमारा ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड कि इनडायरेक्ट में हमेशा हम टू होम का क्वेश्चन करेंगे एंड फॉर होम का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें समझ में आया आपको कि किस तरह से हमारा डायरेक्ट, एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें कि हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो, ताकि आप लोग को बाद में कंफ्यूजन ना हो कि आप लोग ये सोचें कि अरे इसमें तो दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, क्या पता गलत हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। हर किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, उस वहां पे हमारा डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है और हमारा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और कई बार ये तीनों भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बताया था मैंने कैसे, ऐसे सिचुएशन में होगा जैसे कह दे कि सी जम्प्स, वह कूदती है, ठीक है, सी राइट्स, वो लिखती है, ठीक है। तो अब आपको इसमें कहीं दिख रहा है प्रेडिकेट पार्ट का कोई भी, ना आपको इसमें डायरेक्ट दिखेगा ना आपको इनडायरेक्ट दिखेगा और ना ही कॉम्प्लीमेंट दिखेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है सेंटेंसेस में कि कई बार हमको सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट के तीनों पार्ट मिल जाए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाए, डायरेक्ट भी मिल जाए और इनडायरेक्ट भी मिल जाए। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों ही ना मिले, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट भी मिले, इनडायरेक्ट मिले, कॉम्प्लीमेंट ना मिले, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट मिले और कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेंटेंस में तीनों एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको इस सेंटेंस में क्या मिला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल गया। और क्या आपको करना है सेंटेंस में इनडायरेक्ट को खोजने के लिए कि आपको टू होम एंड फॉर होम का क्वेश्चन करना है। होम मीन्स होता है किसके द्वारा, ठीक है, या फिर किसके लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके तो देखते हैं अगला
देखिए ये कह रहा है कि आई गिफ्टेड अ कार टू हिम, मैंने उसे एक कार गिफ्ट किया, ठीक है, मेरा फ्रेंड हो सकता है, मैंने किसी को कुछ दिया, ठीक है, मैंने उसे एक कार गिफ्ट किया, ठीक है। अब देखिए कि मैं क्वेश्चन करूंगी कि मैंने उसे क्या दिया, तो क्या आंसर मिलेगा, कार। तो मतलब ये जो कार है हमारा वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। किसको दिया, टू हिम, उसको दिया, ठीक है। उसको मीन्स ये कोई नाम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हिम दिया गया मतलब कि किसको दिया, उसको दिया। तो जो जब उसको दिया, क्वेश्चन किया हमने कि किसको, तो क्या आंसर मिला हमारा कि उसको दिया, ठीक है। तो हमारा ये टू हिम है जो, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इतना बात क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, या फिर आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो आइए देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल इसका। देखिए इनडायरेक्ट, फिर से हम लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि हमारा डायरेक्ट भी आ जाए और इनडायरेक्ट भी आ जाए, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा, ही गेव अ साइकिल टू हिज फ्रेंड, ठीक है। मैंने कहा कि उसने अपने दोस्त को एक साइकिल दिया, ठीक है। उसने अपने दोस्त को क्या दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्वेश्चन करेंगे क्या, वर्ब के साथ क्वेश्चन करेंगे कि क्या दिया, क्या दिया। तो मैंने साइकिल दिया, मैंने नहीं दिया, उसने दिया, ठीक है। हमने क्या दिया, साइकिल दिया। किसको दिया, उसके फ्रेंड को दिया, ठीक है। तो ये जो साइकिल दे दिया गया, जो साइकिल दिया गया, क्या दिया गया, साइकिल दिया गया। तो साइकिल हो गया हमारा डायरेक्ट, और किसको दिया गया, तो उसके फ्रेंड को दिया गया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ गया सबको कि डायरेक्ट किसे कहेंगे, इनडायरेक्ट किसे कहेंगे, और कैसे पता चलेगा, कैसे हमको पता चलेगा कि कब कब क्या क्वेश्चन करना है सेंटेंस के साथ, कि हमको पता चले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है इसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानेंगे, कॉम्प्लीमेंट किस कैसे कॉम्प्लीमेंट को पहचाना जाएगा, और कब हम कहेंगे कि सेंटेंस में हमारा कॉम्प्लीमेंट भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगला जो ये लास्ट भी है हमारा प्रेडिकेट का पार्ट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। देखिए अब पूरक को कैसे समझेंगे कि कब सेंटेंस में हमारा कॉम्प्लीमेंट भी है। देखिए पूरक कॉम्प्लीमेंट से आप एक चीज याद रख सकते हैं, कमेंट, ठीक है। कमेंट, दिस इज नॉट नेसेसरी, बट आप इसे रख सकते हो कमेंट, मतलब कि अगर हम किस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं तो वहां पे हमारा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि मैंने उसे चोर कहा, मैंने उसे चोर कहा, या फिर मैं कहूँ कि मैंने उसे डॉक्टर कहा, मैंने, या फिर मैं कहूँ कि योगी जी हमारे देश, हमारे यूपी के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इस तरह की, देखिए पूरक का मतलब ही होता है कि सेंटेंस को पूरा करना, ठीक है। और एक तरीके से ये भी कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट में कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा, वो एक तरह से सेंटेंस को सजाने का कार्य करता है, ठीक है, सजाने का काम करता है। अब सजाने का काम कैसे करेगा, ठीक है। देखिए जैसे कह रही हूँ ना कि आई एम अ डॉक्टर, मैं कह रही हूँ कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन जब भी कॉम्प्लीमेंट जुड़ता है तो वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ कहेगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी देखा, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आई टोल्ड हिम अ डॉक्टर, मैंने उसे एक डॉक्टर कहा। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगी कि मैंने उसे क्या कहा, डॉक्टर कहा। तो डॉक्टर क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो डॉक्टर है हमारा वो कॉम्प्लीमेंट में, मैंने उसे क्या कहा है, डॉक्टर कहा है, ठीक है। तो मैंने उससे क्या कहा है, मैं ये बात किसे कहा है, हिम को कहा है। तो जब हिम को कहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसे कहा है, मैंने कहा है किसे, और क्या कहा है, डॉक्टर कहा है। तो ये जो डॉक्टर है हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा सेंटेंस को पूरा करता है, और इसकी हिंदी भी क्या होती है, पूरक। पूरक मीन्स होता है, पूरक मीन्स होता है पूरा करने वाला, पूरा करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई टोल्ड हिम डॉक्टर, मैंने उसे डॉक्टर कहा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आई टोल्ड हिम अ थिफ, आई टोल्ड, या फिर चेंज भी कर लो आप, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी